how do you think India of 2040 should be raised? What should happen in our schools today? If I Yeah. quote few things, it will become far more controversial. आप अभी भी देखो, जाओ स्कूल्स में, पेरेंट्स को दिखाएंगे कि ये देखो कैसा क्लासरूम है, ये देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, ये है, वो है. That doesn't help you be a good citizen. Yeah. Teacher is a more influencer than parents. क्योंकि एक एज के बाद तो पेरेंट्स तो गधा होते हैं ना. बच्चों तो पेरेंट्स को कुछ नहीं आता है ऐसा समझते हैं ना. तब वो सुनते किसके? तब वो सुनते हैं फ्रेंड्स के, उसके टीचर्स के. बहुत बार एज पेरेंट्स हम लार्जली ये सोचते हैं कि भाई हमारे फैमिली को वो आगे ले जाए और उसी वहीं तक हमारी सोच सीमित रहती है. प्रॉब्लम व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज किड्स आर नॉट इन रेस, पेरेंट्स आर इन रेस. और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार. आर वी क्रिएटिंग अ सोसाइटी which is too much what we can say only demanding but not ready to actually take some responsibility and contribute? When we talk about building Bharat, we often jump into outcomes about GDPs, ranks, and what the country is doing at large. But today's conversation is more about the building of the true Bharat. Today's conversation comes directly from classrooms. What should Indian classrooms do? What should schools do that will shape the Bharat of tomorrow? Our today's guest is coming from an intersection of academia, from innovation and technology, and from public policy. And today we will understand with from him what will it take to truly build the Bharat of 2040, the Bharat that is always aiming higher, the Bharat that is innovating. Our guest today sits at a very rare intersection of deep academia, technology and innovation, and public policy. And he is deeply committed and concerned about how schools are run and how and what we can do in schools today to build the Bharat of tomorrow. So, welcome, Dr. Abhay Jere. Welcome, sir. Welcome to Building Bharat. We'll largely explore दो areas हम explore करेंगे कि growing up, how did your experiences shape you to becoming the person you are today, and to who you are today, how do you think India of 2040 should be raised? What should happen in our schools today? What should happen in our colleges? And what should parents look to do while raising children? So ये largely दो areas हम आपके साथ आज explore करेंगे. So सबसे पहले क्लासरूम में चलते हैं. आपके क्लासरूम में ग्रोइंग अप, सो आपके क्लासरूम में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अगर आपको याद हो जो जो आज आपके काम को डिफाइन करते हैं. आपके क्लासरूम में कुछ ऐसा हुआ हो जो जिसने आपको आज शेप किया हो और आपकी सोच को आज की सोच को शेप किया हो, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा. First, thank you for inviting me. I wish you great luck for your podcast series. Now coming to back to your question. मैं एक छोटी स्कूल में था यहाँ पुणे में ही, चिल्ड्रंस एकेडमी. तो आई बिलीव, हाँ जी. व्हेन आई लुक बैक एट दैट टाइम, तब तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकर ये वो ऐसी कुछ ज्यादा कंसेप्ट्स थे नहीं थे. हाँ? तब तो पूरा एकदम ही कन्वेंशनल मार्क्स ग्रेड्स के पीछे सब लोग लगने वाले थे. और तब उतना भी नहीं था जितना आज मार्क्स और ग्रेड्स का. बट तब ये पूरा क्रिएटिविटी ये वो उसके ऊपर कभी कोई एम्फोसिस था नहीं. बट व्हेन आई लुक बैक नाउ, आई थिंक आई वाज बिट ऑफ एन आउट ऑफ बॉक्स थिंकर इन माय क्लास. तो थोड़ा सा न्यूसेंस वैल्यू भी था उसके कारण. सो आई वाज कंसिडर्ड टू बी नॉट अ वेरी आइडियल काइंड ऑफ अ चाइल्ड और आइडियल स्टूडेंट. तो गाली भी बहुत खाता था, मार भी बहुत खाता था, क्लासरूम्स के बाहर भी खड़ा रहता था. बट बहुत ज्यादा कभी मैंने खुद को साचे में ढालने की कोशिश नहीं की. आई अलाउड लाइफ टू एक्सप्लोर. आई अलाउड माई सेल्फ
And if you look at my career trajectory eventually, Mhm. uh, it is on those aspects. So for example, मैं मेडिसिन करना चाहता था, बट मार्क्स कम मिले तो मेडिसिन में एडमिशन नहीं मिली, तो फार्मेसी कर लिया। Mhm. फार्मेसी होने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा सा कुछ अभी अलग करते हैं, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक करते हैं। तब बायोटेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा था, तो बायोटेक में मास्टर्स कर लिया, एमटेक कर लिया, फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। Mhm. देन ऐसा लगा कि नहीं, और थोड़ा सा कुछ धांसू करते हैं, Mhm. मोर फ्यूचरिस्टिक। सो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर HIV. So I did my PhD Right. in HIV related subjects. So I was working with a lot of HIV patients. Mhm. Then US चला गया। US के आने के बाद में ऐसा पता चला ये रिसर्च वगैरह सब ठीक है, हाँ, पैसा मिलता नहीं है, पैसा हाँ, जीने के लिए तो पैसा चाहिए ना। ठीक बात है। Then I joined an IT company as a R&D head and started working there. हुँ, And then I started pursuing innovation and entrepreneurship because वो out of box thinking का थोड़ा सा कीड़ा था ही. हुँ, And I end up now, for last 8 years, I am doing something related to education. जी, So I started with pharmacy, then went to biotechnology, then in IT, bioinformatics वगैरह वो कर रहा था. And now education. So अगर कोई 10 साल पहले मुझे बता था हाँ, कि I will be vice chairman AICT, I would have laughed at him हुँ, saying that. But what I believe is that when you go through all these kind of experiences, हुँ, it actually broadens your worldview, हुँ, and that helps you हुँ, define things which many of the conventional people will not able to do so. हुँ, And that's what I am trying to do at AICT. वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत बार स्कूल में जब जैसा आपने अपना स्कूलिंग एक्सप्लेन किया, बहुत बार ऐसे जब बच्चे होते हैं तो टीचर्स उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको मना करते हैं कि भई ये मत करो। सो स्कूल में या ग्रोइंग अप कौन कौन ऐसा मेंटर, कोई पेरेंट फिगर जिसने ये एक्नॉलेज किया आपके पोटेंशियल को बिफोर यू रियलाइज दैट ओके आई हैव दैट थिंग कि भाई मैं डाइवर्स एक्सपीरियंसेस ले सकता हूँ और उसको जोड़ सकता हूँ। सो हु वुड कम टू योर माइंड फॉर दैट? Fortunately, I got few good, really good mentors. स्कूल में ऐसा कोई मिला, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जब मैं स्कूल से निकल के कॉलेज कॉलेज में चला गया, हम्म, तो कॉलेज का एक प्रोफेसर था हम्म, जिसको मेरे से वो बेसिकली 3-4 साल ही सीनियर था। जी जी, तो वो ग्रेजुएट होके हमको पढ़ाने के लिए आ गया था। हाँ, तो उसको मेरी उटपटांग बातें अच्छी लगती थी, तो वो मुझे कभी कभार उसके साथ लेके घूमता था। हाँ, हाँ? तो मैं भी उसको मोर देन ए टीचर में सीनियर फ्रेंड, फिलोसोफर ऐसा समझता था। तो उसने थोड़ा सा गाइड किया। बाद में इमीडिएटली आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने सीरम ज्वाइन की, सीरम हम्म, इंस्टीट्यूट, जो अभी वैक्सीन के लिए सब फेमस है। सो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब इन अ हम्म, सेंस। तो वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे डॉक्टर कापरे। हम्म, सो उनमें और मेरे बीच में कम से कम 15-20 डेजिग्नेशन का फर्क difference है. था, So he was the executive director, the biggest boss हाँ there हाँ हाँ, after Poonawalla, and I was an officer, हम्म, entry level officer. हम्म, But he mentored. He realized my potential, so he mentored, and then he told me, because I was working in serums for vaccines, he said there is a future. You have that more research kind of a mind, more out of box thing. You have that kind of thing. हम्म, You have that flair in you. हम्म, You should pursue your PhD. हम्म, So he connected with my PhD boss. तो मैं then I started working in area of HIV. हम्म, But मेरा सबसे अच्छा जो mentor है, जो and I feel I'm really blessed हम्म, to have him as my mentor.
is Dr. Anand Deshpande. I don't know whether you know Persistent Systems. हाँ जी. जो अभी 25,000 Yes. people were हाँ, companies. हाँ. Dr. Anand Deshpande is a billionaire. Mhm. But I consider him as my mentor because he taught me how to think. Hmm. बड़ा कैसे सोचना है, Hmm. बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Hmm. स्केल इज वेरी क्रिटिकल Hmm. इफ यू वांट टू रियली क्रिएट एन इम्पैक्ट. Yeah. तो अगेन वहां में R&D हेड बोल के ज्वाइन तो हुआ, बट अगेन बिटवीन हिम एंड मी देयर वर 4 or 5 डिफरेंट लेवल्स. बट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे कभी भी जब भी मैं चाहे आई कुड एंटर हिज रूम एंड जस्ट ब्रेनस्टॉर्म हिम विथ हिम. और एक अच्छा सबसे मुझे जो मेंटर के लिए बहुत जरूरी है, Mhm. मेंटर मेंटी का एक जो रिलेशनशिप जी होता है ना, जी जी. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है कि मराठी में जिसको कैसे बोले इंग्लिश में या इसमें, यू कॅन बी डॉंकी इन फ्रंट ऑफ हिम. हां. गाढवपणा करता आला पाहिजे. हं, आणि हं. त्या गाढवपणाचं म्हणजे तुम अगर बेवकूफ़ी कोई करता हो हां. उसके सामने तुमको झिझक नहीं होनी चाहिए उसके सामने कोई बेवकूफ़ी की बात करते हुए करेक्ट. या बेवकूफ़ होने में भी. यू नो, आप कुछ भी बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो, कैसे भी बोल सकते जी हो, जी. विदाउट दोज फिल्टर्स, हाँ. विदाउट एक्चुअली रिकैलिब्रेटिंग दोज वर्ड्स. करेक्ट करेक्ट. योर माइंड जैसा मन में आए. हाँ. तो और वो गरीगिरी करते हुए आपको डर नहीं लगना चाहिए. हाँ. तो ऑल्दो ही वाज अ बिलियनर, you know, I actually shared that kind of a relationship with him. And that made me really realize कि how should I think, what should I do, what should not I. So that mentorship actually helped me in becoming what I am today. And I'm very happy to share with you. Now, because of that, I could design mini programs at national level, which has that scale and that impact. For example, हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन चालू किया. आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट, बट जब मैं हैकाथॉन का कंसेप्ट लेके 2016-15-16 में घूमता था तो हार्डली एनीवन हैड हर्ड यूज हैकाथॉन बियॉन्ड these 4-5 big tech industries. So we proposed that let's do a hackathon for government. And then Modi ji supported it. And every year since that, Modi ji is part of it. And if you see now, Smart India Hackathon has emerged into world's biggest hackathon, world's largest open innovation model. Yeah. Okay. So how to work at scale with lakhs of students, thousands of institutions, hundreds of professionals, hundreds of companies coming together. How to actually manage that. It's a very different ballgame altogether. What really does it take to think like that? Like what generally blocks people's worldview in thinking big in that scenario? So usually what I have realized is people are very comfortable in thinking incremental. Okay. और वो जो एक फियर फैक्टर और जो एक फियर ऑफ फेलियर जिसको हम कह सकते हैं जी. वो आपको रोक देता है बड़ा सोचने से. अरे ये कैसे कर सकते हैं, तो ये तो सोच भी नहीं सकते, करने की तो दूर की बात है. हाँ. ओके. क्योंकि फॉर एग्जांपल जब हमने सोचा कि हम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करेंगे तो हमने सोचा कि डायरेक्टली मोदी जी से बात करेंगे. उनको रिक्वेस्ट करेंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कैन टेल यू Modi ji was aware of what hackathon and other things are. So he immediately latched on that.
एंड सेड नहीं, इसको तो बहुत बड़ा बनाएंगे हम। इंटरेस्टिंग। सो मोदी जी सिर्फ 2 प्रोग्राम्स में जाते हैं फॉर ओवर ईयर्स। जी। एक है परीक्षा पे चर्चा, हाँ। जो वो हर साल हाँ, करते हैं, हाँ, और दूसरा हमारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। हाँ। तो जब आप एक्चुअली बड़ा सोचना चालू करोगे, देन राइट पीपल सर्टेनली जॉइन इन। वो एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है। अभी आप ही देखो ना, आप अगर 3 या 4 स्कूल्स चला रहे हाँ, हो, हाँ। हाँ, तो यू ऑल्सो हैव 24 आवर्स इन करेक्ट, अ डे। करेक्ट, करेक्ट। 4 स्कूलर 3 जी। डिफरेंट सिटीज में जी। मैनेज कर रहे हो। जी, जी, हाँ, जी, जी। your thought process is not very different from very different from your teacher which is there, right? राइट। But you understand the scale, you Right. understand what it needs to be done. आपका हम्म। टीचर नहीं कर सकता है ना वो, ठीक। जो आपके यहाँ एम्प्लॉय है। जी, जी, जी। तो वही है, हाँ, कि it's all about thought process. हाँ, it's all about your ability to think big, and we have to just push ourselves while we are doing that. और बड़ा हो सकता है क्या, कर सकते हैं क्या, सोच सकते हैं क्या, हाँ, इसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। सर, ये जो आपने कुछ ऐसे बड़े प्रोग्राम्स जब करना चालू किया, डू यू रिमेंबर अ फेलियर और अ सेटबैक दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? मल्टीपल फेलियर्स होते हैं ना, हाँ। कोई विदाउट फेलियर कैसे Possibly. कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब और ये कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुई मैं आपको बताता हूँ। तो पुणे का स्मार्ट सिटी का प्रपोजल चल रहा था। जी। So we wanted to do something different, which will make our proposal better than rest of the other cities. So पुणे का जो कमिश्नर था, म्युनिसिपल कमिश्नर, तो उसे हमने कहा कि ना चलो एक हैकाथॉन करते हैं, तो उसको पता हुआ कि क्या होता है। तो बोला कि नहीं, व्हाट वी विल डू, वी विल आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक पुणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट, जी, जी। या एमएसएबी है, यानी एमएसएडीसीएल अपने इलेक्ट्रिसिटी का, या पुणे पुलिस है, मीन्स महाराष्ट्र पुलिस, बट पुणे डिवीजन। ऐसे 4-5 एजेंसीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उसके 5-5 टॉप 5 प्रॉब्लम्स लेते हैं, एंड लेट्स ask all the colleges in Pune to come together for solving those problems. Okay, and let's see कि कैसा ये हो जाता है। And outcome was phenomenal. Huh? The kind of products or the kind of technologies which got developed at that time in 2015-16, we all were zapped. Okay, and it gave us the flair that we can do it. You know, we can really get great ideas from our kids. So we said, okay, now we have done it at Pune level, let's do it at Maharashtra level. Okay. So we started approaching Maharashtra government. Unfortunately, तब कुछ लोगों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तब समझ में आई बात, कुछ लोगों को नहीं समझ में आई. We were actually breaking our head with many of the officials. Okay. हाँ? और बहुत मायूस होके आ जाते थे. हाँ। 6-7 महीना उसमें हमने वेस्ट कर दिया. ओके, एंड यार किसी को पड़ी नहीं है, क्या हम बोल रहे समझ में नहीं आ रहा. एंड वी यूज्ड टू, बट देन वी एंडेड अप मीटिंग जावड़ेकर जी, who was minister at that time. And we proposed this initiative. And he said, चलो सोचते हैं, कुछ करते हैं. एंड जब ये चालू हुआ तो ओके, गवर्नमेंट लेवल पे तो एग्रीमेंट हो गया, लेकिन परकोलेशन, अगर दरभंगा के किसी कॉलेज को बताना है कि तेरे को हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है, वो चालू करता है कि ये होता क्या है और क्यों करूं इसमें, करेक्ट, इसमें मेरा क्या है, व्हाई माय स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट, व्हाट्स इन देयर फॉर मी. ओके, बट यू विल नॉट बिलीव, आई हैड टू ट्रैवल टू आई थिंक 50 or 60 cities across the country, giving about 80 to 100 lectures, saying that ये क्या होता है, क्यों करना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए. In spite of all that, हमारे पहले साल का अगर आप रिस्पॉन्स देखोगे, नॉट वेरी इनकरेजिंग.
Okay. Huh? But now when we look back, so for example, I will give you, if you want to know in numbers, पहले साल 7,000 teams आई. For us at that time, it was also a big number. Right. But now when we look at, अभी 2 हफ्ते पहले मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2025 किया, तो 72,000 teams were. Wow. So, so it takes time, but you have to be persistent. Correct, correct, correct. Okay, you need to believe in your idea. You need to believe in your concept, Hmm. and then work for it. Failures are going to be Yeah. part of the journey, and we have to just accept that. So when you were growing up in school, sir, and कौन से कुछ ऐसे इनिशियल सेटबैक्स वाइल ग्रोइंग अप जिन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग किया, जिन्होंने विच यू फील प्लेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन गिविंग यू दिस स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंस दैट यू नो दैट यू लीड विद टुडे? कोई ऐसा एक्सपीरियंस इन ग्रोइंग अप इन स्कूल? एक्सपीरियंसेस है, वो छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं, मुझे पता नहीं कितनी याद भी है, कितनी याद भी नहीं है. हाँ. बट क्या होता है, ऐसा यूजुअली इन लाइफ ऐसे हो जाता है कि ना 10 बार गाली खाई, लेकिन एक बार वो छोटा अप्रिसिएशन मिल गया तो हम वो अप्रिसिएशन को पकड़ के बैठ जाते हैं. वो वी लैच ऑन टू दैट, जी. एंड देन वो 10 बार जो गाली खाई है वो भूल जाते हैं. करेक्ट. So you actually jump from one appreciation to another appreciation. तो वैसे ही स्कूल्स में भी हुआ हाँ. कि कभी कभार 10 बार क्लास के बाहर खड़े रहे, हाँ. बट अगर कोई एलोकेशन कंपटीशन है या कोई क्विज कंपटीशन है या कुछ ये है, तो वहाँ अगर बुला के नहीं तुम पार्टिसिपेट करो ऐसा बोला जाता था, हाँ. तो तभी वही वही वो भी किक दे के जाता था कि आप मेरे को बुला के बोला है कि तू इसमें पार्टिसिपेट कर. Right. So these are the small things which actually I wouldn't say I was very great at academics. Hmm. Means in terms of marks, no. Okay. But when there were discussions and those kind of things, I was among the kids who used to ask questions. Hmm. Okay. Yeah, I was certainly amongst those kids who used to raise doubts. Hmm. You know, so not take everything at face value. Hmm. जो बताया गया है. Got it. तो वो fortunately में था. So do you think that that quality of yours of asking questions, not taking things on face value, asking a lot of doubts, being that outlier in the class जो कि हर बार सवाल पूछ रहा है, do you think that is something that you feel is a very important quality that you have that has taken you ahead in your career, in your work? To some extent, yes. Because ability to ask right questions is a very, very important ability. Hmm. And still currently, through our system is not successful Hmm. in developing those abilities. Hmm. You know, so दो तीन चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है जो जिस पे हमें काम करने की जरूरत है. As and we are certainly are working as an educational organization or organization which is working in field of education. We are working on that. One is that ability to ask right questions or ability to question things. Right तो बाद में होगा ना, over a period of time. Yeah. Okay. But ability to ask questions, articulate those questions. And second is ability to solve problems. Okay. क्योंकि दुनिया को प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए. करेक्ट. दुनिया को सिर्फ मार्कशीट वाला बंदा नहीं चाहिए. Okay. And if we, because you are also in the field of education, I am also in the field of education, if we can create that generation of youngsters which have ability to ask right questions and to solve problems and ability to challenge themselves and emerge as problem solvers, then I'm pretty sure we will able to create a generation which can help us build a Bharat of 2040 or 2047, which we are talking about. So when you walk into schools and educational institutes,
what do you think are some of those things जो जिस पे schools या institutes बहुत ज़्यादा stress कर रहे हैं और शायद वो misleading हो? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे तो आजकल लगता है कि many of our schools are again going back to that Machiavellian kind of thought process. हम्म Okay, जहाँ हम अंग्रेज ज्यादा बना रहे हैं, हैं? जहाँ हम बहुत सारे स्कूल्स रूट से बच्चों को काट रहे हैं, एंड वी आर जस्ट इमिटेटिंग द फिलॉसफी which we have adopted or which we are adopting from Western world. हम्म Okay, so because if I Yeah. quote few things, it will become far more controversial. But having said that, मुझे ऐसा लगता है कि we have to emerge somewhere as a model, Mhm. or we have to develop a model where there is a combination of the past Gurukul systems which we have and the modern education system. That combination has to be there. And it has to be a very unique model for India. And we should not actually just copy paste things from abroad. You know, let's ask very honestly. Okay. आजकल आपके स्कूल्स देखते हो जो है, जो इतना फीस लेते हैं, इतना charging lakhs of rupees, whether they can assure that they will make a good citizen out of that kid. And I have never seen, at least when I was taking admission for my kid, anyone promising that. Everyone else, everything else was promised कि उसको स्विमिंग सिखा देंगे, उसको ताइक्वांडो सिखा देंगे, उसको क्या हॉर्स राइडिंग सिखा देंगे. अरे मैं उसके लिए नहीं भेजता हूँ स्कूल्स को, बच्चे को. आप मुझे उसे एक अच्छा सिटीजन बना सकते हैं, एक अच्छा ह्यूमन बना सकते हैं. उसकी गारंटी वो नहीं लेते हैं, वो छोड़ के सबकी गारंटी लेते हैं. जी 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 जरूर. Right? So that is my problem with many of the schools. So I will tell you, when I was actually when I started hunting school for my kid, so eventually I ended up admitting him in the school. I will not name that school, where he was sitting on floor. हाँ. वो जमीन पे बैठता था, उनके पास बेंचेस भी नहीं थे. Okay, but the way they were approaching education was a bit different. Okay, आप अभी भी देखो, जाओ स्कूल्स में, पेरेंट्स को दिखाएंगे कि ये देखो कैसा क्लासरूम है, ये देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, ये है, वो है. अरे that doesn't help you be a good citizen, good human being out of it. Correct. स्कूल का काम क्या है? गुड ह्यूमन बीइंग बनना है. क्योंकि क्या होता है, बहुत बार पीयर प्रेशर होता है, बहुत बार टीचर इज अ मोर इन्फ्लुएंसर देन पेरेंट्स. क्योंकि एक एज के बाद तो पेरेंट्स तो गधा होते हैं ना, बच्चों तो पेरेंट्स को कुछ नहीं आता है ऐसा समझते हैं ना, आपको तो कुछ पता नहीं है, बराबर है ना. तब वो सुनते किसके हैं? तब वो सुनते हैं फ्रेंड्स के, उसके टीचर्स. करेक्ट, बराबर है ना. एंड तब अगर उसको राइट वैल्यूज ना आ जाए, then actually we end up damaging, creating a society which is not very healthy. अभी देखो छोटी छोटी बातों पे I think I will get into much more controversial kind of a discussion. But what I believe in all this is कि too much emphasis on materialistic aspects is there, rather than the actual human development index, and that needs to be corrected. तो
ये स्कूल्स अगर आप देखोगे तो इसकी गारंटी भी नहीं देते हैं कि बाबा मैं गुड ह्यूमन बनाऊंगा, गुड सिटीजन बनाऊंगा, जी वो छोड़। तो ओके, इसकी गारंटी भी नहीं देते हैं कि योर किड विल एंड अप इन द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। हम्म ओके, उसकी गारंटी भी नहीं लेते हैं। हम्म हाँ, कि बाबा अगर मैं पूछूंगा कितने बच्चे आईआईटी में जाएंगे या एनआईटी में जाएंगे या कहीं एम्स में जाएंगे या कितने, तो उसकी गारंटी भी नहीं लेते हैं। हाँ? क्योंकि आप अगर वो जो द किड्स व्हिच एंड अप इन दिस प्रीमियर इंस्टीट्यूट, राइट तो वो देखोगे तो मेनी ऑफ देम आर नॉट फ्रॉम द प्रीमियर स्कूल्स। बराबर है कि नहीं? हाँ, हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जाना ही बेटर, दैट इज द ओनली गोल। मे बी नो, आई एग्री, बट कुछ भी ये भी नहीं अच्छा दोगे, वो भी अच्छा नहीं दोगे, तो क्या दोगे? सिर्फ है ना इंग्लिश बोलना सिखाओगे? अगर आप जेंजीज अभी देखोगे तो आई डोंट क्रिटिसाइज जेंजीज, बट क्या आता है, सिर्फ स्लैंग्स यूज करते हैं, इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं, और हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, और थोड़ा सा रिजेक्शन आ जाए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आर वी क्रिएटिंग a society, yeah, which is too much, what we can say, only demanding, but not ready to actually take some responsibility and contribute Yeah. Towards things, you know. So थोड़ा सा ये सब पे सोचने की ज्यादा जरूरत है। आई टोटली अग्री विथ जो आप शेयर कर रहे हो कि बहुत सारे स्कूल्स आजकल शो में बहुत ज़्यादा बिलीफ है। And parents, नहीं, parents भी डिमांड करते हैं। करेक्ट करेक्ट, इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम देयर, राइट? Yes. इट इज So, एक्चुअली so कमिंग the फ्रॉम देयर। problem is we have created a generation of parents which is behind all this nonsense. Right. Huh? Right. Very interestingly, recently we put out in our school before the exit gate that, you know, if your child is successful, then all the credit goes to the child. But if the child is not doing well after passing out of school, then the members of the school and parents are responsible for that. And I think more and more schools need to realize the responsibility that you know, they have been bestowed with when they are running schools and raising you know, children who will build the Bharat of tomorrow. So I completely understand the thought process that Because the problem what I have realized is kids are not in race, parents are in race, right. right? हाँ, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल अभी गिव यू, एक कोई फेलोशिप है या कोई अवार्ड है जिसमें बच्चे को 10,000 रुपया मिलने वाला है, फॉर एग्जाम्पल नेशनल लेवल अवार्ड है, उसके लिए पेरेंट 2 लाख रुपया खर्चा करेगा, will get some people to do things, get that model built or something built, and try to show that it is done by my kid, so that it is in kids CV. Yeah. तो उल्टे सीधे हरकतें करने के लिए भी पेरेंट्स रेडी है। ओके, आई हैव सीन मेनी एग्जांपल्स वेयर बच्चे को कोई साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन है या कोई इनोवेशन कंपटीशन है, कोई ओलंपियाड है, इसके लिए to the extent which its parents are ready to go, it actually puts a lot of question marks on the kind of ethical value systems, you know, our value system. What do you think like what do you think should be a few non-negotiables from parents for when they are raising children? Because जैसा आपने बोला कि बहुत बार as parents हम ये सोचते नहीं है कि हमें एक ऐसा नागरिक को हमें जन्म देना है, रेज़ करना है जो भारत को बनाएगा। हम लार्जली ये सोचते हैं कि भाई हमारे फैमिली को वो आगे ले जाए और उसी वहीं तक हमारी सोच सीमित रहती है। तो व्हाट वुड योर एडवाइस बी No, टू the thing is that अगर वो भी सोच है कि फैमिली जी। को आगे लेके जाए, जी। वो भी गलत नहीं है। अगर हर एक फैमिली आगे जाती है हाँ। तो इवेंचुअली भारत तो आगे जाएगा ही जाएगा। दैट्स राइट। लेकिन जब हम फैमिली को आगे लेके जाते हैं, उसमें whether we are doing it ethically, following rules, not stepping on someone else's toes or actually sabotaging someone else's life or career, why are you doing that? That has to be there. That
EQ we have to build. कि I should not do these things for success. तो सक्सेस के लिए कुछ भी वो नहीं होना चाहिए. If you do things ethically, then yes, even if you think just about your family and taking your family forward, you will end up doing right things. So हमारा देश आगे बढ़ेगा. Okay? Yeah. फॉर एग्जाम्पल सिंपल चीजें, छोटी छोटी चीजें होती है. हाँ, कि मैं एक स्कूल के ओनर से बात कर रहा था. हाँ, और मैंने उसको कहा कि बाबा ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं क्या आपने, कि जहाँ थोड़े से हटके एक्सपेरिमेंट्स हैं, जहाँ यू वांटेड टू इनकलकेट सम वैल्यू सिस्टम बट पेरेंट completely refused. And तो वो बोला, he gave me a very good example. He said कि I wanted to actually start a system where our students can actually clean the school, sweep the school, or even sweep toilets also, so that they will start respecting कि बाबा रे जो ये जॉब है, जो ये छोटा नहीं है. अगर और जो गंदगी करते हैं, क्योंकि हमको खुद को साफ करना पड़ रहा है, तो हम वी विल कीप इट क्लीन. राइट. तो जब उसने ये प्रपोज किया पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, क्या हम ये करने वाले, ऑल द पेरेंट्स वर अप इन आर्म्स सेइंग दैट मेरे बेटे को स्वीपर बनाओगे क्या तुम? अरे बाबा, ये स्वीपर का काम नहीं है. You know, very, very learned parents. Correct. Even they couldn't appreciate the value of teaching their kid how to keep things clean. Okay? हाँ जी. आज आप जापान में जाओ, बच्चे ही साफ करते हैं ना. करेक्ट. टॉयलेट. ओके. तो कंट्री, एज अ कंट्री आप देखो हाउ दे हैव इवॉल्व्ड. बड़ा पार्टी करेंगे, पार्टी खत्म होने के बाद आधे घंटे सब क्लीन करके एकदम स्पिक एंड पैन करके फिर चले जाएंगे. बराबर है कि नहीं? राइट. यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन ऑन आवर रोड्स एंड इन आवर पार्टीज. बराबर है कि नहीं? कोई कार्यक्रम हो, कोई सेरेमनी हो जी. बिकॉज दीज स्मॉल थिंग्स एंड these small things actually make you a good citizen, right? But these habits are not inculcated. Okay, so traffic का ले लो, वैसे सभी on all these aspects. Yeah. But अगर if we can come up with these kind of schools where there is more emphasis on civics, on social aspects, you know, मुझे नहीं लगता है ना कि ना 8वीं 9वीं के बच्चों को ना बहुत बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए. It's not required actually, but he requires more of these things. And मुझे पता नहीं आपने वो एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा. I really like that advertisement, and that advertisement was a fight between two renowned newspapers. I will not quote the name of those newspapers, but one newspaper versus another newspaper. Okay. And both are very famous brands. And that campaign is there on YouTube. If you see, which was very famous, which became very famous at that time. तो वो एडवर्टाइजमेंट ऐसा है, एक रिपोर्टर होता है, वो जाके बच्चों से पूछता है कि हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, या पहला हमारे प्रेसिडेंट कौन था, या हमारा फर्स्ट इंडियन टू गेट इनटू स्पेस. सम वेरी वेरी ट्रिवियल जनरल नॉलेज क्वेश्चन. सो पहले अगर 4 क्वेश्चन पूछोगे, maybe it is a scripted also, but very common sense general knowledge question. The kind of answers which are given to those questions by very elite students in a sense are so nonsensical or rubbish in a sense. But 5वां या 6ठा क्वेश्चन ऐसा है
कि करीना कपूर को नहीं, किस हीरोइन का साइज 0 है, या किसको चिच्ची बोलते हैं या किसको डुग्गू बोलते हैं. एवरीवन न्यू दैट आंसर कि इस हीरोइन को ये बोलते हैं, इस हीरोइन को वो बोलते हैं, या इसके बेटे का नाम क्या है, इस हीरो के बेटे का नाम क्या है, इस हीरोइन के बेटे का नाम क्या है. You know, and then that advertisement ends with, okay, if you read this paper, then you will know only these things. But if you read our paper, then so uh, although that advertisement was a rivalry between two newspapers, but it actually reflected what kind of information or what kind of messaging we are delivering True. to our kids. And school is undoubtedly a big part of it, Yeah. which actually pushes them towards all these things. Yes, very, very, very interesting. And you said that, growing up, you had this one very, very important quality, which was about asking questions. So my next phase is that if we have to design schools today, if you were the nayak of schools, and अगर आपको एक scratch से बोला जाए कि Dr. Abhay, you have everything that needs to make a new school from scratch, how would that look like? How will it encourage asking questions? What might that structure look like? How do you think school principals and owners can draw from this idea of yours? So, if I have to actually design a school, maybe again, because I am from a government, I hope I'm not taken in the wrong way or misconstrued, but I will not run behind this CBSE board affiliation or ICSE board or SCSE board affiliation. I would like to actually explore the possibility of going beyond these boards. Okay. I would like to think of a school where our culture, our dharma is very wisely integrated into the curriculum, which also has emphasis on 21st century skills, future skills. So about 70% of the time which will be dedicated, I will ensure that around 20-30% is for dharma related studies, where we talk about Indian knowledge system, those kind of things. Maybe 10-15% related, not 20%, 10-15% certainly. Then huge emphasis on skilling, especially generating great eye-hand coordination and those kind of things. Then huge emphasis on social sciences. Social sciences, especially civics and social sciences. Okay. And maybe remaining 30% on actually the core subjects, mathematics and all this. So what I believe is that the things which I said, like dharma ho, yeah, skilling ho, baki kya isko, they're more of a horizontals. Yeah. And these subjects are more of a vertical. They are verticals and subjects are more of a horizontal. Yeah. So we will have to look into how I can integrate these verticals and these horizontal, so that you come up with a complete, what we can say, a gamut of things, where you end up pushing right kind of value system. For example, I will give you. Now, if I have to teach English, okay, I can teach a lot of female warriors or women warriors. Yeah.
which were there Hmm. to build that spirit of gender Yeah. equality and gender parity and those kind of things. How many women warriors we are taught? How many people know the story of Tara Rani? You know, many, or Ahilyabai Holkar, you know, in our normal class. We have many. Hmm. How many people know story of Sindhutai Sapkash Hmm. or Subhashini Mistry? Hmm. You know, we have to tell these stories. We can use languages to tell these stories. For example, if you want to push for innovation and creativity, Hmm. okay, there are a lot of ways you can actually use very, very conventional subjects like history or geography also Hmm. to push innovation. Yeah. For example, now if you take example of Second World War, Hmm. where Nazis were fighting against Allied forces. Hmm. We learn that as a chapter, Right. right? Right. We have studied it. Hmm. So can we pick a particular battle Hmm. where, for example, Nazis have lost and Allied forces have won? And can we actually use it to challenge students, saying that now we want to reverse Yeah. this decision, Hmm. okay, or reverse the outcome? Hmm. Now, what can be done? What Nazis should have done? Yeah. What could they have innovated? Yeah. In terms of how they could have created bunkers, what they could have. पूरा PUBG खेलता है दुनिया. Correct. बराबर है कि नहीं? Can you bring that strategic aspect here? Okay, yeah, geography में पढ़ाना है. We learn all this tundra regions and Mediterranean regions and those kind of things, right? For example, अगर मैं बच्चे को क्वेश्चन पूछूं कि सहारा में, if I am a god, for example, and सहारा में मुझे बारिश कराना है, तो what kind of geographical changes I should make so that सहारा में बारिश हो सकती है? Correct. Right? But these kind of questions are never asked. Okay, which will push students get into design thinking. Yeah. Okay. Yeah. And that is where I have actually collaborated with CBSE. We have got design thinking textbooks. If you look at CBSE website, Yes. design thinking textbooks are there. I have actually worked with IIT Bombay profs on defining those design things. And I genuinely believe that each and every student should actually do a course on design thinking. Should take that elective. Because that will teach you how to think. Yeah. Would completely teach you backward thinking. Absolutely. Yeah. And fortunately, the good part is Bharat is the first country actually to have textbooks on design thinking from standard 6th. No other country has done that. But we have done it. Now, we have to explore how we can push it. Yeah. You know? Sometimes like when... So this is what I will think about. It's a very off-the-cuff kind of an answer, but if I actually sit down and start looking at things, I think I will end up creating something which is very, very different. So if you have anyone wants to fund it, I can use this podcast to actually appeal them. So when like very interestingly you talked about the design thinking textbooks, and since I come from that space, तो बहुत बार जब हम इनको लेकर के जाते हैं क्लासरूम में, तो आई एम श्योर उस इंटेंट से ये नहीं बनी होंगी, बट ये बहुत बार व्हाट स्टूडेंट्स कम बैक एंड टेल अस दैट इट बिकम अ लॉट ऑफ थ्योरी. बहुत थ्योरी हो जाता है बच्चों के लिए. Whereas when we want to teach design thinking, it's more practical, right? So how do you think schools should implement the design thinking? It's a very good question which you have asked. And when we were designing the textbook, I was raising this question with the committee again and again. Because our teachers are very good at creating questions which theoretical questions from a very, very practical thing. Means I was addressing actually teachers and principals in Hyderabad, and मैंने वही कहा कि बाबा
अगर मैं डिजाइन थिंकिंग आपको पढ़ाने को बोलूँ तो आप पहले पूछेंगे डिजाइन थिंकिंग का बच्चे को डेफिनेशन क्या है, हाँ। और जो बुक में नहीं दिया अगर 3 वर्ड्स कर दिए तो तेरा आधा मार्क कट, हाँ। ऐसा बोल के करेंगे. हाँ. But if you want to actually teach design thinking, and as you rightly said, it has to be done in a very practical. Correct. I will tell you very low cost, no cost methodology. हाँ. Okay, because when it comes to a lot of schools also, Correct. the cost gets involved. Correct. Simple. क्या अगर हम बच्चों को बोल सकते हैं क्या कि बाबा रे तू आज आधा दिन you will just roam in our campus. Okay? And you will list out the problems Correct. which we have in our campus. Okay? Simple. Yeah. कि जाओ देखो और अंदर कौन से प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई करो हमारे कैंपस में. नन ऑफ द कैंपसेस आर परफेक्ट. Correct. राइट. कोई भी स्कूल ले लो, देहात का स्कूल ले लो, नहीं तो आपका हर जगह प्रॉब्लम्स. हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. So now go, just go. हाँ. Then come together as a group. Prioritize those problems. कि सबसे बड़े problems कौन से हैं. Okay. So identify top 10 problems which are there in your school. Don't go outside the school. हाँ. So within your school. Now can you do an idea competition on those problems? Okay. To solve those problems. So then the session will be, okay, now let's do an idea competition. Yeah. For next 1 week, we will work on ideas, and we challenge our students to come up with ideas, come up with strategy, Right. or come up with basic first ideation itself. Strategy or execution to बाद में आ जाए. हाँ. So we will have one box, idea box, in our school, and आप 2 या 3 लोगों का बच्चों का टीम बनाओ, and come to us and drop. You write it on a piece of paper, scribble it. अगर करना है तो कुछ थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना करना, and drop it. And then let's look at which are the best ideas. हाँ. Now when it comes to best ideas, let's say select 5 best ideas or 10 best ideas. 2 maybe per problem statement. You can decide. You can decide your own strategy. Then you say, okay, now we will start working on developing these ideas. Design thinking ही है ये सब. ये क्या है दूसरा? Correct. And through when you take students through this entire process, you will end up creating a generation which is of a problem solver. Yeah. Totally. Because then they will start thinking कि ये problem मुझे solve करना है, ये problem मुझे solve करना है. And कोई भी स्कूल में जाओ, कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाओ, you will have at least 20, 30, 50 problems which you can distribute in your kids. Totally. Totally. So, and through this you teach design thinking. And these are almost no cost, low cost. Okay? आपको क्या देना है? एक उसको अप्रिसिएशन देना है, तेरा आइडिया अच्छा है, एक फूल भी दे दिया तो वो खुश हो जाता है. उसको तो पैसे की तो इच्छा होती नहीं है. Correct. उसको तो अप्रिसिएशन चाहिए. तो ऐसे 20-25 बच्चों को अगर अप्रिशिएट कर दिया पूरे स्कूल में, दैट कल्चर गेट्स क्रिएटेड. 2 टीचर्स को अप्रिशिएट कर दो who are helping them in going through all that. Right. Okay. So ये एक एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट इज पहले बच्चों से पहले टीचर्स को डिजाइन थिंकिंग का ये पढ़ा दो, एक ट्रेनिंग करा दो. ऐसे बहुत सारे अभी ट्रेनिंग चलते हैं. तो अगर टीचर्स को डिजाइन थिंकिंग का एक ट्रेनिंग करा दिया तो दैट विल सर्टेनली हेल्प देम इन एक्सिक्यूटिंग दिस प्रोसेस इन अ राइट वे. ओके. तो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटिविटी किल कौन करता है? इफ यू आस्क वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स और एल्डर्स एट होम एंड टीचर्स इन स्कूल. बिकॉज जैसा मेरा भी क्वेश्चन था कि ना, इफ यू आस्क सम इंटेलिजेंट आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, यू गेट स्नप बैक सेइंग दैट मार्क्स कितना मिला बता, ज्यादा इधर उधर की बातें मत कर, बड़ी बड़ी बातें मत कर. करेक्ट. बराबर है कि नहीं? सो इफ यू कैन ट्रेन टीचर्स तो वो हो सकता है. सर, हमने काफ़ी बात करी और ये बार बार आया कि अच्छे सवाल पूछना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दैट वो बड़ा आपकी जर्नी में भी उसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है.
सो कुछ ऐसी चीज आप बताएं अगर जो स्कूल्स कर सकते हैं जिससे कि उनके पूरे इकोसिस्टम में एज अ सिस्टम अच्छे सवाल पूछना एक नॉर्म बन जाए, एक हैबिट बन जाए, बच्चों इनकरेज हो सवाल पूछने से, जो शायद अभी नहीं होते हों। क्योंकि अभी स्कूल्स जनरली एक ट्रेडिशनल अप्रोच और ओबीडियंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन क्यूरियोसिटी। तो वो कैसे क्यूरियोसिटी नरिश करी जा सकती है स्कूल्स में? अगेन एक थोड़ा सा क्लीशेड आंसर शायद हो सकता है, बट वी हैव टू पुश टीचर्स getting into flip classroom kind of a mechanism, जहां teacher doesn't introduce a topic. Okay, ये जो फ्लिप का क्लासरूम मेथोडोलॉजी उसको थोड़ा और मेन स्ट्रीम करने की जरूरत है। सो जब आप फ्लिप क्लासरूम लाएंगे मेथोडोलॉजी, तो द एक्चुअल टॉपिक gets conveyed or gets taught in a discussion mode rather than a monologue. Okay, जो usually deliver होता है. जी। Okay, that is the first aspect. Second aspect जो बहुत important है is that एक टॉपिक खत्म कर लिया हमने, अगर एक चैप्टर पढ़ा दिया, तो व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल थिंग विच टीचर डज? कि चलो इसके क्वेश्चन जो पीछे वाले जो क्वेश्चंस है, चलो उसके आंसर्स लिखना चालू कर देते हैं, तो डिक्टेड आंसर्स करना चालू कर देते हैं। आई डोंट थिंक एनी स्कूल एक्चुअली ट्राइज ऑन रीडिफाइनिंग द क्वेश्चंस कि बाबा रे इसके पीछे तो 4 क्वेश्चंस दिए हैं लेसन के पीछे, जी। सो लेट्स फर्स्ट क्रिएट 20 डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन दिस लेसन। बच्चों को ही बोल दे सवाल बनाओ। एग्जैक्टली। और वही अपने को अभी करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ चैट जीपीटी इज गोइंग टू आंसर एवरीथिंग अदरवाइज। करेक्ट। सो वी हैव टू कम अप विद अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पेडागोजी। उसका मेथोडोलॉजी ही आपको चेंज करना पड़ेगा, जो चैट जीपीटी से हट के अलग हो। करेक्ट। तो अभी जो जॉब्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ रहा है। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? इट्स एक्चुअली एबिलिटी टू आस्क राइट क्वेश्चंस। दैट्स राइट, एब्सोल्युटली। नाउ वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक मॉडिफाइड वर्जन हम स्कूल्स में कैसे ला सकते हैं? दैट्स द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, राइट? करेक्ट। So the thing is that if we will spend enough time in actually formulating the questions rather than answering them at first go itself. Okay, so currently 2-step methodology है कि चैप्टर पढ़ा, बाद में आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर डिक्टेट करो। तो उसमें अगर हम एक थर्ड स्टेप डाल देते हैं, where you try to create more and more questions and then jointly you try to answer also all those questions. Yeah, interesting. So वो अगर हम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये क्यूरियोसिटी और ये एबिलिटी टू आस्क राइट क्वेश्चंस एंड वो तो एक ट्रेनिंग है ना। करेक्ट। वो ट्रेनिंग आ जाएगा इसमें। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है इसमें। Yeah, very interesting, sir. It was absolutely a pleasure talking to you. One last question from today. With your role in AICT and with the role expanding and with a lot of talks around mergers on the UGC and AICT, would love to understand how do you see the role of AICT moving in the years to come and the role expanding, and what are your thoughts around that? सो बेसिकली जो अभी बिल है, जिसको हम हिकी बिल इंटरनली कहते हैं, तो ये जो बिल है, इट विल, एज यू राइटली सेड, विल मर्ज 2-3 रेगुलेटर्स। ओके, उसमें टीचर्स ट्रेनिंग वाला भी रेगुलेटर मौजूद है। तो उससे क्या होने वाला है कि जो डुप्लीकेशन ऑफ थिंग्स है वो कम हो जाएगी। मोर ऑफ अ सिंगल विंडो सिस्टम और रेगुलेशन that will create. Right. So it will help in ease of doing business when it comes to educational institutions, especially higher educational institutions. जहाँ अगर कोई अभी एक कॉलेज है,
तो उसको यूजीसी का भी रेगुलेशन कंप्लाई करना पड़ता है, एआईसीटी का भी रेगुलेशन कंप्लाई करना पड़ता है, बाकी के जो एनबीए है, नैक एक्रेडिटेशन रिलेटेड है, उसके रेगुलेशन को। तो अगर ये एक इसमें आ जाता है जी तो एक सीमलेस सिस्टम बन जाएगा। ओके, तो द कंप्लायंस, it will actually help institutions maintain the compliance in a much better way. यूजुअली ये भी देखा गया है कि ना, जो एक आध इंस्टीट्यूशन की जो इंफॉर्मेशन एआईसीटी के पास होती है वो अलग होती है फॉर द सेम पैरामीटर्स, यूजीसी के पास होती है वो अलग होती है, एक्रेडिटेशन एजेंसीज के पास होती है वो अलग होती है, एंड मेनी टाइम्स व्हेन ऑल दीज थ्री थिंग्स कम टुगेदर है, उसमें से बिलीव किस पे करें, which is accurate information. Right. Nobody knows. right But now with this convergence of all these agencies, one single commission, it will actually help in smooth line. But we can say smoothening the process, or making processes seamless, so that it will give a better opportunity for institutions to be more and more transparent, and it will help also regulators to do things in a very transparent manner, so that there are no complaints unnecessary, no litigations unnecessary. And it will help in actually pushing the bar of higher education, quality of higher education in this country. Because अगर हमको ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की ये जो पूरी वेव है, इसको अगर राइड करना है, then we have to build generations which are capable of handling those challenges. right है ना? हमने कभी यह बात नहीं की, ये कभी और बात करेंगे कि how the world is going to evolve now. yeah For example, now gig economy is going to become mainstream. When gig economy becomes mainstream, what kind of challenges will be there? When the lifespan of a student is going to increase substantially, professional span also, career span also. So how he should handle, because the technologies are evolving, so people are going to get redundant every 8 years, 10 years, So how that reskilling and upskilling has to happen. Then in such cases, what is going to be the role of educational institutes? ये बहुत सारे dynamic चीजें हैं, right and something which we have never seen in the past. So ये सब, so we are in a education in a, what we can say, sector is in state of flux right now. right Okay, so for us to ensure that we manage things efficiently, transparently, and improving quality. yeah Okay, in such very fluid kind of a situation, this convergence of 2 or 3 regulatory bodies is very critical, and it will help, or it will not just help, but it will actually give a big boost to our higher education in this country. सर आपने बहुत काम किया है एजुकेशन स्पेशली हायर एजुकेशन में इनोवेशन को इन्फ्यूज़ करने का रियली रीडिफाइनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड बहुत बार जब इस तरीके का कोई सेंट्रलाइजेशन होता है एंड विदाउट डिसेंट्रलाइजिंग ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस तो बहुत बार इट्स अ क्लियर कट फैक्टर ऑफ किलिंग इनोवेशन so do you see that happening with a merger like this on the cards? Do you see No, to be very honest. The reason is, मुझे ऐसा लगता है कि जितना सिंपल सिस्टम्स हो, ओके, उतनी ट्रांसपेरेंसी आप अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, right ओके। तो यहाँ क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, इफ यू हैव टू स्टार्ट अ कॉलेज, हाँ जी आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, डीटी वगैरह उसके पास जाना पड़ता है, अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है आपको यूनिवर्सिटी के पास जाना पड़ता है, आपको एआईसीटी के पास जाना पड़ता है, आपको यूजीसी के पास जाना पड़ता है, एंड देन उसका वो होने के बाद आपको एक्रेडिटेशन भी आ जाता है एक 3 साल बाद, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स, है ना। जब आप 5-6 एजेंसीज के साथ आप काम करते हो, इट बिकम्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, ओके, क्योंकि है ना, हर एक कोई डेटा मांगता रहता है, हर एक 50 सवाल पूछता है, तो
बहुत बार ऐसे होता है कि भाई इंस्टीट्यूट चलाओ या ये यही कहा था, Correct. यू नो. Correct. तो वी वांट टू रिमूव ऑल these recipes Hmm. in a sense. Okay, we want to, and this government, Modi ji's government, is very committed to that. Yeah. To create more single window system kind of a thing. Okay, so this is an attempt in that direction. Brilliant, brilliant. I think it's a very, very progressive move and wishing you all the very best. Thank you for taking out time and being a part of building Bharat and look forward to more conversations in the future. Thank you, sir. Jai Wish you all the best. Thank you.